हाँ, आज हमारा नया चैप्टर है। कौन सा है? नाम सुने हो? नहीं सुने हो? अच्छा, हैं? अभी सुने हो? तुम्हारे चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्या? एनसीईआरटी में नहीं है? हैं? अच्छा, तो मॉड्यूल मिला है? मॉड्यूल कभी खोल के देखती हो? बताओ, हैं? तुम नहीं पढ़ो और तुम कहोगे कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, ऐसा होता है? कभी किताब खोल के देखो तो पता चलेगा कि कुछ है उसमें भी पढ़ने लायक। आज है हमारा क्या है? सम नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल का मतलब प्रकृति के द्वारा दिया गया जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें होने वाले जो घटनाएं हैं उसी के बारे में पढ़ना है। सम नेचुरल फेनोमेना। पहला है हमारा टॉपिक, क्या कवर करने हैं? पहला क्या है भाई? नेचुरल फेनोमेना क्या होता है। उसके बाद लाइटिंग है, स्टैटिक चार्जेज है, डू यू नो, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स और अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। ये सारे आज के हमारे टारगेट्स हैं। आज इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला नेचुरल फेनोमेना क्या होता है। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है? इसको देख के, इस फोटो को देख के कुछ पता लग रहा है? हैं? क्या लग रहा है आदित्य? हाँ, अर्थक्वेक है। हाँ, यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा ये क्या है? अर्थक्वेक है। क्या ये हमने कराया है? क्या हमारी किसी गलती के कारण से हुआ है? हाँ, क्या हमने इसको कराया? अर्थक्वेक को नहीं कराया है। ये है अर्थक्वेक। क्या होता है स्पेलिंग क्वेक का? QUAKE के, अर्थक्वेक। उसके बाद ये क्या है? सुनामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या होता है इसका स्पेलिंग बताओ? TSUNAMI। ये सुनामी है। और ये क्या है? वोल्केनो है, वोल्केनो। और ये क्या है? फ्लड। हाँ, फ्लड ही है ना? क्या है ये? नहीं, इसमें सारे के सारे एक साथ है। नेचुरल डाइजेस्टर है, सारे के सारे एक साथ डाइजेस्टर्स दिखाया गया है। अब देखो, ये जो हमारा अर्थक्वेक है क्या हमारे कारण से होता है? हमारी गलतियों के कारण से होता है क्या? हाँ, नहीं होता है। ये नेचुरल है। ये अर्थ पे होने वाली ये क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। ये हमने नहीं कराया, ठीक है। उसके बाद वोल्केनो है। वोल्केनो भी हमारे कारण से नहीं होता है। ये अर्थ के अंदर जो गर्मी होती है, जो मैग्मा होता है, जब उसकी ज़्यादा क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है? वो बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रेशर भी बढ़ जाता है। प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या चाहेगा? वो प्रेशर को कम करना चाहता है हर कोई। तो प्रेशर कम करने के चक्कर में वो ऐसी चीज़ें देखता है, ऐसी जगह देखता है जहाँ से वो आराम से बाहर आ सके। तो वो अर्थ का एक ऐसा वीक पॉइंट देखता है जिससे क्या होता है? वो धीरे 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 करके हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है। और वही जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो बाहर आते ही क्या कहला जाता है? हाँ, लावा। हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ, ठीक है। उसके बाद है ये सुनामी हो गया। ये सब के सब क्या है? नेचुरल फेनोमेना है, ठीक। यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल फेनोमेना दिखाया गया है अलग अलग से। जैसे सन का हमारे पृथ्वी पर ये सनलाइट आना, अर्थ का रोटेशन, ये सब के सब क्या है? नेचुरल फेनोमेना ही है। लेकिन डाइजेस्टर अलग चीज़ है। डाइजेस्टर अलग चीज़ है। डाइजेस्टर उसे कहते हैं जिससे हमें हानि होती है या फिर हमारे आसपास कोई तबाही हो जाती है, उसको हम डाइजेस्टर कहते हैं। लेकिन नेचुरल फेनोमेना की बात करो तो नेचुरल फेनोमेना में अर्थ का रोटेशन, हाँ, अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन, ये भी नेचुरल फेनोमेना है। अर्थ का सन के अराउंड रिवोल्यूशन, ये नेचुरल फेनोमेना है। और सन का क्या होना? सनलाइट हमारे पास आना, चंद्रमा का रिवोल्यूशन होना, ये सब के सब क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। हाँ,
तो नेचुरल फेनोमेना है क्या? नेचुरल फेनोमेना आर दोज दैट अकर्स और मैनिफेस्ट विदाउट ह्यूमन इनपुट, मतलब हमारे ह्यूमन इनपुट के बगैर अगर कोई फेनोमेना हो रही है वो नेचुरल फेनोमेना है। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना इंक्लूड टाइड्स, वोल्केनिक इरप्शन, लाइटिंग, स्टारलिंग, स्वार्म्स, सैंडस्टॉर्म्स, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड काउंटलेस अदर इवेंट्स। ये सब के सब क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। क्या इसमें किसी में भी ह्यूमन का कोई रोल है? वोल्केनिक इरप्शन होता है, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। लाइटिंग होता है, कोई रोल नहीं है ह्यूमन का। उसके बाद टाइड्स हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, इसका कोई भी ह्यूमन से लेना देना नहीं है, फिर भी ये हमारे अर्थ पर हमेशा देखने को मिल जाता है। इसीलिए क्या कहलाता है? नेचुरल फेनोमेना कहलाता है। इसका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके। वाह, तो क्या इससे पता चलता है कि जितने भी नेचुरल फेनोमेना है उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है, ये सब के सब नेचुरल होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं होता है। अब हम अलग अलग से एक एक करके सारे नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है, देखो क्या है, टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना लाइटिंग और अर्थक्वेक। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब समझते हो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव का मतलब खतरनाक, ठीक है, सबसे ज़्यादा खौफनाक, और क्या कहते हैं उसको, और क्या कह सकते हो, भयावह। भयावह तो डर का माहौल जैसा होता है। खतरनाक सबसे ज़्यादा, हाँ, जो आदमी को परेशान करने के लिए काफ़ी है, जरा सा भी आ जाए तो फिर वो ख़त्म कहानी। तो टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फेनोमेना क्या होता है? लाइटिंग होता है, अर्थक्वेक्स होता है। तो दोनों के बारे में अलग अलग से स्टडी करेंगे। सबसे पहला है लाइटिंग। लाइटिंग क्या होता है? यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन एन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम्स लूज। लाइटिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन द ह्यूज स्केल। लाइटिंग होता है क्या? कभी तुमने अपने घरों में देखा होगा, घर के बाहर देखा होगा, पोल पे देखा होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स देखे हो कभी अपने आसपास? देखे हो ना? वो आखिर होता क्यों है? इलेक्ट्रिक स्पार्क्स क्यों देखने को मिलता है? हैं? चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है।
अच्छा, और कोई? देखा होगा घर में भी जब दो तार आपस में टच हो जाता है गलती से नेगेटिव पॉजिटिव, तब क्या होता है वहाँ पर? स्पार्क। वही अगर पॉजिटिव पॉजिटिव टच हो जाए तो कुछ होता है? नहीं होता है। जैसे हमारे घरों में लगे रहते हैं ना ये जो इलेक्ट्रिसिटी केबल है, या फिर बैटरी वाला ही देखा होगा तुमने, जब हम दो तार को पास में लाते हैं, एक नेगेटिव पोल को लाते हैं, एक पॉजिटिव पोल को लाते हैं, दोनों को जब सटाते हैं ना तो चरचरा जाता है। मतलब क्या? बैटरी का राम नाम सत्य हो जाता है, या फिर उसका तार का भी हो जाता है, तार भी जल जाता है, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही होता है हमारे लाइटिंग के केस में। लाइटिंग के केस में भी क्या होता है? चार्ज का अकोमुलेशन होता है, ठीक है, और वो एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहा होता है जहां वो उस चार्ज को रिलीज कर सके। तो जब भी बारिश होती है या बारिश के टाइम पे तुमने देखा होगा खास करके लाइटिंग होती है, तो बारिश के टाइम पे जो बादल बनते हैं ना, बादल में बहुत सारे क्या, ये हमारे एयर में क्या होता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। वो आपस में क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और अर्थ होता है जीरो पोटेंशियल पे। अब वो चाहता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जितनी भी चीज़ें हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे या तो पानी हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, जो भी हो, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने की कोशिश करेगा। तो ऊपर में जब वो जो चार्ज आपस में इकट्ठा हो गया है, अब वो चाहता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो गया है, अब चाहता है कि जहाँ नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, या फिर ये कहो कि जहाँ जीरो पोटेंशियल मिलेगा, उधर की तरफ मूव करेगा, और अर्थ होता है जीरो पोटेंशियल पे। तो वहाँ से वो चाहता है कि अर्थ की तरफ आराम से आ जाए, ठीक है। तो अर्थ की तरफ जैसे आता है तो बस अर्थ क्या है? नेगेटिव या फिर जीरो पोटेंशियल है, वहाँ से जैसे आएगा। तो तुमने ये भी देखा होगा खास करके पेड़ों पर ही गिरता है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर ही गिरता है, पहाड़ों पर ही गिरता है, समतल मैदान में ज़्यादा नहीं गिरता है। समतल मैदान में भी अगर तुम्हारा बड़े बड़े पेड़ हो तो खास करके पेड़ों पर ही गिरता है। वो देखो देखो यहाँ पर तुम देखोगे, या मैं दिखाता हूँ, ये क्या है? क्लाउड है। क्लाउड में अब ये क्या है? ग्राउंड है, यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ छोटा सा इंसान है। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स है, ये क्या करेगा? इसके पास क्या है? हायर पोटेंशियल है। ये क्या है? हायर पोटेंशियल। ये इसमें क्या है? क्लाउड में चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ से क्या होगा? ये चाहेगा नीचे की तरफ आए, ठीक है। अगर इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल हो गया तो क्या करेगा? पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करता है, और अर्थ होता है जीरो पोटेंशियल पे। तो यहाँ से ये इधर की तरफ मूव करता है। मूव करने के चक्कर में और जो एयर में चार्ज पार्टिकल्स है उसका क्या होता है? मिलता है, जिससे क्या होता है? स्पार्क्स पैदा होता है। और वही स्पार्क्स आते आते इस अर्थ पे जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है, सबसे ऊंचा पेड़ होता है, वहां पे आके गिर जाता है, ठीक। तो इसको लिख लोगे, यू माइट हैव सीन अ स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम्स लूज, या लाइटिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क्स बट ऑन अ ह्यूज स्केल। ह्यूज स्केल का मतलब है यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज होता है, जिसके कारण से क्या होता है? वो जैसे आपस में एक्यूमुलेशन के टाइम पे स्पार्क्स क्रिएट हो जाता है। देख लिए। अब देखो क्या है, इन एंशियंट टाइम पीपुल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स, दे वेयर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड थॉट दैट द
wrath of gods was visiting them। अब देखो एंशियंट टाइम पे लोगों को ज़्यादा साइंस की समझ नहीं थी। जब वहाँ उस टाइम पे लाइटिंग होती थी तो उन लोगों को क्या लगता था, ये भगवान का भेजा हुआ क्या है, कोई दूत है, हाँ वो यहाँ आता है और हम लोगों के बारे में जानकारी हासिल करता है, फिर वापस चला जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटिंग इज कॉज्ड बाय द अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। जो चार्ज क्लाउड में अकोमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्पार्क्स क्रिएट हो जाता है। तो ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, इसको लिख लो, या फिर यहाँ से इसको लिख लो। We understand that lighting is caused by the accumulation of charges in the clouds। हो गया। अब आगे क्या है, डू यू नो क्या, द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेसिन होता है, वाज रब्ड विद फर, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज हेयर। तो सबसे पहले ग्रीक में क्या हुआ, इसके बारे में पता चला लगभग 600 BC पहले, 600 BC के टाइम पे ग्रीक वालों को ये पता चला। क्या पता चला कि जब अंबर को रब किया जाता था, ठीक है, दैट व्हेन अंबर इज अ काइंड ऑफ रेशन होता है, जब अंबर को फर से रब किया जाता था तो वहाँ पर क्या होता था, जो लाइट पार्टिकल, जो हल्के हल्के पार्टिकल्स होते थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे। उससे उन लोगों को क्या पता चला कि ये लाइटिंग वाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत उनके अंदर मन में भावना जागने लगा कि हाँ लाइटिंग शायद ऐसा ही कुछ है। लेकिन उससे पहले वो लोग क्या मानते थे कि भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है जो हमारी खबर लेने आया इधर, ठीक है। लेकिन 600 BC के टाइम पे जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोगों ने ये अंबर और फर को जब आपस में रब किया तो रब करने के बाद क्या पता चला कि कुछ चार्ज जैसा पार्टिकल होता है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन होता है। अब देखो, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथेस योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, इफ यू टेक ऑफ दीज क्लॉथेस इन द डार्क यू इवन सी स्पार्क्स एंड हियर क्रैकिंग साउंड। कभी ऐसा हुआ है तुम लोगों के साथ, हैं? नहीं हुआ कभी? ठंडी के मौसम में खास करके लोग, जब ठंडी शुरू हो रहा होता है या ख़त्म हो रहा होता है, उस टाइम पे खास करके तुम पतले पतले कंबल ओढ़ते हो ना। पूरी लाइट ऑफ कर लेना, पूरी लाइट ऑफ करना और आराम से कंबल में घुस जाना, आंखें खुली रखना और कंबल को धीरे धीरे अपने हाथों से रब करना। इस तरह से तुमको स्पार्क्स दिखाई देगा और क्रैकिंग की साउंड भी सुनाई देती है। कभी ऐसा हुआ है, सुने हो? नहीं, इस बार पक्का करना, नहीं तो अभी भी घर जाओगे पूरा अंधेरा कर देना कमरे को, एक पतला सा चादर होगा या कंबल होगा, थोड़ी देर गर्मी से लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, तुमको दिखेगा वो जो स्पार्क्स होते हैं, छोटे छोटे स्पार्क्स तुमको दिखेंगे वहाँ पर, और उसके बाद तुम्हें क्रैकिंग का साउंड भी सुनाई देगा। जब मैं 10th में था तो पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था, 10th में मैंने ऑब्जर्व किया था, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन 10th में अपने आप मुझे ये ऑब्जर्व करने को मिला था जब नैनीताल में था। तब ठंडी ज़्यादा रहती थी, हमेशा कंबल में घुसा रहता था, वहाँ पे कंबल में घुसने के क्रम में मुझे दिख गया। तब जाके मैं भैया से पूछा ये क्या चीज़ था, तब भैया जाके बताया कि अरे ये ऐसा ऐसा काम होता है, चार्जेस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से स्पार्क्स पैदा होता है। तो तुम भी ये करके आराम से घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही कोई यहाँ पे
परेशानी होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और तुम्हें झटका लगे, झटका उटका कुछ नहीं लगेगा। जैसे तुमने देखा होगा वो लाइटर होता है ना, लाइटर को जब हम ऐसे टक से मारते हैं वहाँ से जो छोटा सा स्पार्क निकलता है ना, सेम टू सेम ऐसा ही छोटा सा स्पार्क निकलेगा कंबल के अंदर। और एक ही नहीं, ढेर सारे स्पार्क्स निकलते रहेंगे वहाँ से। और तो और तुम बिना लाइटर के गैस भी जला सकते हो जादू से। पता कैसे? हाँ, कंबल ओढ़ लो, थोड़ा सा उसको रब कर लेना अपने साइड के ऊपर और आराम से कंबल को खींच दो और गैस जलाओ, सीधा गैस के पास अपना हाथ डाल दो, तो उस पर जो चार्ज पार्टिकल रहता है वो उससे क्या करेगा, स्पार्क्स पैदा करेगा उसकी गैस के ऊपर जाके, बर्नर के ऊपर, और गैस जल जाएगा। ठीक है, तो स्पार्क्स पैदा क्यों होता है? ये चार्जेज आते कहाँ से है? अच्छा, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो? एटम्स के बारे में पढ़े हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी एटम होते हैं सबके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंदर में यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। हाँ, ये कभी बाहर फ्री नहीं रहता है, ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर बैंडेड होता है न्यूक्लियर फोर्स के कारण से। बाहर में हमेशा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है। ठीक है, हर सेल में क्या होता है, हर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहा होता है। ठीक है, हर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और तुम्हें ये भी पता है कि जितने भी मेटल्स है, नॉन मेटल्स है या मेटलॉइड्स है, सबके सब किसी न किसी एलिमेंट से बना हुआ है। हाँ, सबके सब क्या है, एलिमेंट हैं, और वो छोटे छोटे उसके एटम से बने हैं। वो सबके क्या है, सबके सब छोटे छोटे एटम से मिलके बने हैं। अब वो जो एटम है, अब छोटे छोटे एटम से बना है, जैसे यही मान लो, ये तो प्लास्टिक है मान लो, तो प्लास्टिक के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होंगे ये। तो मॉलिक्यूल के सबसे बाहरी सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जब तुम इसको रब करोगे तो रब करने के बाद क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा ना। क्या प्रोटॉन कभी बाहर जाएगा? प्रोटॉन यहाँ पर होता है, ये प्रोटॉन कभी बाहर नहीं जा सकता है। जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। और तुमने ये भी पढ़ा है किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन पे भैया हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव है। तो अभी एटम्स क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे ही हम इसको रब करते हैं, किसी भी चीज को रब करते हैं, रब करने के बाद क्या होता है, इसका जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल जाता है, निकल जाता है। निकलने के बाद अब इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो किसकी अधिकता हो गई, प्रोटॉन की। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, तो क्या हो गया, इस पे पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और पे गया, उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा ना। और तुमने पढ़ा है, तुम्हें पढ़ाया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव के साथ क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन ऐसे दिखा, ये यहां पर इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब आया क्या यहां पे, अगर मान लो इसको बाल में रगड़ा, बाल वाला तो सबको पता होगा केस। हाँ, पेन को बाल में रगड़ो, एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े को उठा लेगा, आराम से उठाता है ना। तो जब इसको रगड़ते तो इस पे ऐसा कौन सा चार्ज आता है बताओ, पॉजिटिव। और तुम्हारे कागज पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है पहले से, क्योंकि उसको तुमने रब नहीं किया है। उसके बाहरी सेल में क्या है,
इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वहाँ नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो दोनों को जब पास लाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहाँ से चार्ज का कॉन्सेप्ट किसको आया था, ग्रीक वासियों को 600 बीसी, 600 बीसी में तभी आया था उनके पास ये कॉन्सेप्ट। तो धीरे 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 क्या हुआ, ये बढ़ता चला गया, ज्ञान बढ़ता गया और लोगों ने लाइटिंग का कॉन्सेप्ट खोज लिया कि लाइटिंग क्यों होता है। ठीक, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम लोग जाके करना, आज करना होगा आज कर लेना, या जब करने का मन होगा कर लेना। ठीक है जी, आगे बढ़। अब है स्टैटिक चार्ज क्या होता है। स्टैटिक मतलब समझाया था, स्टैटिक मतलब समझाया कभी कुछ, क्या होता है स्टैटिक मतलब हैं, स्टैटिक मतलब रेस्ट में हो। स्टैटिक मतलब क्या, रेस्ट में। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था, ये फ्रिक्शन कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है, तभी तक ये फ्रिक्शन काम करता है। उसके बाद क्या हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। तो स्टैटिक चार्ज का मतलब है चार्ज जब स्थिर रहता है, रेस्ट में रहता है, ठीक है, विराम अवस्था में रहता है, तब की बात करते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रिफर्स टू एन इम्बैलेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ बॉडी, स्पेसिफिकली द इम्बैलेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑन अ बॉडी। ठीक है, जैसे अभी मैं बता रहा था, अगर इसको रब करेंगे, रब करने के बाद इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि ये अगर इसको इस पर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये मूव करके क्या होगा, किसी और में चला जाएगा, रहेगा तो इसी पे, हाँ रहेगा ना। ये मूव तो नहीं करेगा किसी केबल के, किसी तार के साथ ये तो मूव करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करेगा, ये रहेगा इसी पे। ठीक है, तो इस टाइप के जो चार्जेस है वो क्या है, स्टैटिक चार्जेस होता है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी refers to an imbalance between the electric charges in a body, specifically imbalance between the negative and positive charges on the body, negative और positive charges on the body. ठीक, the imbalance in the charge is introduced by physical means. One of the most common causes of the static electricity is the contact between solid objects. लिख लियो। अब देखो क्या कह रहा है, द इम्बैलेंस इन द चार्जेज इज इंट्रोड्यूस बाय द फिजिकल मीन्स। ये जो इम्बैलेंसिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चार्जेस का, वो किसके कारण से होता है, फिजिकल इंटरेक्शन के साथ। हाँ, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा तो होगा क्या, इम्बैलेंस नहीं होगा। जैसे मान लो ये अभी क्या है, अभी न्यूट्रल है,
ये अभी न्यूट्रल है। अगर इसको मैंने रब करना शुरू किया तो क्या होगा, न्यूट्रल रह पाएगा, चार्जेज का क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा, चार्जेज इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, द इम्बैलेंस इन द चार्जेज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल मीन्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कोई भी दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ले लो, चाहे तुम अपना पेन ले लो, बाल ले लो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, डेस्क ले लो, कहीं पे भी तुम क्या करो, अगर रब करते हो ना, रब करते हो तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो निकल के किसी दूसरे पे जाएगा ही जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक चार्ज है। अब है मेथड ऑफ चार्जिंग। अब ये जो चार्ज तुमने सुना है, चार्ज आखिर पहले ये बताओ कि होता क्या है, तब ना मेथड ऑफ चार्जिंग पर होगी तो समझ में आएगा। चार्ज के बारे में बार बार बात कर रहा था, चार्ज आखिर होता क्या है। ये चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट का या किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जैसे मास किसी का प्रॉपर्टी होता है। मास क्या है, किसी मटेरियल का या किसी सबस्टेंस का क्या प्रॉपर्टी है ना, उसी तरह चार्ज भी क्या होता है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है, या फील क्या फील कराता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं आखिर पहले, चार्ज क्या है, चार्ज क्या होता है, it is the property of a substance like mass, and due to this a substance can feel electrostatic force of attraction and electrostatic force of repulsion। There are mainly two types of क्या होता है, चार्जेस। There are two types of चार्ज। पहला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। क्या न्यूट्रल भी कोई चार्ज है, न्यूट्रल कोई चार्ज है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब बैलेंस हो जाता है, जीरो जीरो हो जा, मतलब क्या, जीरो जीरो नहीं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतने नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन हो जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल कहा जाता है। तो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जितने हों, अगर बराबर हो दोनों के नंबर, तो वो कंडीशन कहलाता है न्यूट्रल। हो गया।
चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये भी लिख लो एक चीज़, यहाँ लिखा देता हूँ। चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम, इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, COLOUM, कूलम। हो गया? हो गया क्या? अब है मेथड ऑफ चार्जिंग। अब चार्ज करने के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप से हम जो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा कि बैटरी चार्ज होती है, जैसे यहाँ देख रहे हो बैटरी चार्ज हो रही है ना, यहाँ पे हो रही है ना बैटरी चार्जेस। हमारे घरों में भी बैटरी चार्ज होती है, मोबाइल की बैटरी चार्जेज होती है ना। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये चार्जेज हम कैसे मतलब ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो देखो मेथड ऑफ चार्जिंग है, यहाँ पर पहला होता है तुम्हारा चार्जिंग बाय रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो दोनों लिख लोगे पहले मेथड ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन लिख लो। इसके बाद आगे बात करते हैं। तुम सब क्या करो, छोटे छोटे पेज फाड़ो, एक छोटा सा टुकड़ा कहीं से कोने से फाड़ो, उसको छोटे टुकड़े में तोड़ो। उड़ जाएगा, वहां से भी कर दो। हाँ, करो। क्या करें? अभी क्या बोला था? अरे कंजूस लड़के, अरे छोटा सा कहीं से कोना एक फाड़ लो पेज का, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ो। तोड़ो जल्दी जल्दी। तोड़ ली? अब पेन को रगड़ो बाल में, पेन को बाल में रगड़ो इस तरह से, लो उठाओ और इस तरह से रगड़ना चालू करो। अरे इसको पकड़ो, इसको यहाँ पे, यहाँ पकड़ो, फिर ऐसे रगड़ो। हाँ, रगड़ने में भी कंजूसी कर रहे हो, नहीं हुआ? रगड़ना भी नहीं आता, कितने कंजूस हो रहे तुम। देखता हूं कौन कर लेता है जादू। नहीं हुआ? किसी का नहीं हो रहा है? किसी से भी ये जादू नहीं हो रहा है, बताओ। अरे हो गया, अब छोड़ दो उसको, कितना तोड़ोगी? जादू दिखाओ कोई। अरे हो गया, उतना बड़ा भी उठा लेगा वो, बस तुम्हें रब करने आना चाहिए अच्छे से। आ गया? ये देखो उसका जादू, देखो आ गया उसको जादू। हाँ हाँ, उतना देर तक थोड़ी रहेगा वो, न्यूट्रल हो गया तब तक वो। हिला भी नहीं तुमसे, नहीं हुआ? बताओ फिर। देखो ऐसे 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 रगड़ो, ऐसे ऐसे
देखो मैं अभी रगड़ के जाऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारा पेज उठ जाएगा। हाँ, तुमसे ना हो पा रहा है, बताओ। ये देखो, आया आया कि नहीं आया, बताओ। आया आया, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। रब करने से क्या होता है, जिस चीज को तुम रब कर रहे हो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और जो सामने वाला जिसको तुमने रब नहीं किया है उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बाहरी शेल में होगा। तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, चार्जिंग बाय रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन है, और चार्जिंग बाय इंडक्शन है। दोनों टाइप्स हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से अब। हाँ, तो है द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होता है रब करने से उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। जो रब करने से प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक चार्ज कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ा रहता है, ये मूव नहीं करता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, स्टैटिक चार्जेस। लिख लो इसको। जैसे मान लो कि ये कोई एलिमेंट है, मान लो ये मेटल है, मान लो ये आयरन है, ये आयरन है, आयरन का एक फॉयल है। अब इसको अगर रब करोगे, रब करने के बाद क्या होगा इसका बताओ, इससे इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जाएगा। इसको रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इसका बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो बाहर जाने के बाद रबिंग, रबिंग, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो अब इस पर क्या आ जाएगा भाई, आयरन पे क्या आएगा, अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, और इस पे क्या, अब ये ये इलेक्ट्रॉन जिस पे जाएगा, जिससे तुमने रगड़ा था, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे बात समझ में। हाँ, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला, जिस एलिमेंट से या जिस सबस्टांस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जिस पे निकल के गया उस पर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है अब, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन है स्टैटिक चार्ज का, द इलेक्ट्रिकल चार्जेज प्रोड्यूस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेज। चार्जिंग बाय रबिंग, अब रब करके कैसे चार्ज करते हैं, अभी तुमने दिखाया, यही वाला एक्सपेरिमेंट तुमने किया, किसी से हुआ किसी से नहीं हुआ, घर जाके बार बार पेज फाड़ना, मम्मी से मार खाना, फिर तुम्हारा आ जाएगा, फिर तुम कर लोगे एक्सपेरिमेंट। ये वाला बहुत आसान है, क्या है, आसान है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक गेट्स रब्ड विद हेयर इट एक्वायर्स अ चार्ज, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्लास्टिक को या किसी मेटल्स को भी रब करोगे तो उसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करने के लायक हो जाता है। सिमिलरली अ ग्लास रॉड गेट्स चार्ज बाय रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ को क्या करोगे, अगर ग्लास पर रब करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्लास चार्ज हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक। नींद आ रही है फिर, अच्छा गर्मी लग रहा है, वाह, कभी गर्मी में नहीं पड़ सकती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी भयंकर बारिश हो रही होती तो लाइट नहीं रहती, एसी भी नहीं चल रहा होता तुम्हारा, तो बस ये बल्ब जल रहा होता, बोर्ड चल रहा होता, रिकॉर्डिंग हो रहा होता है, किस पे, इन्वर्टर पे, तब नहीं पड़ती। हाँ, तब नहीं पढ़ती, हल्ला करती, क्यों, क्योंकि कोचिंग में पढ़ने आई है। वहीं अगर घर पे होती तो, घर पे होती तब क्या करती, घर पे भी नहीं पढ़ती,
हाँ हाँ, अपना घर है, अपना घर में तो कैसे भी रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या है, अपने घर पे कैसे भी रह ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोचिंग में जहाँ पैसा दिए हैं वहाँ हम तकलीफ में कैसे पढ़ लें। अभी तुम लोगों को लग रहा है ना कि एसी वाला क्लासरूम है ऐसा वैसा, जब तुम्हारे पापा के दादा से पूछोगी ना कि कैसे पढ़ते थे वो लोग, पता चलेगा। तुम लोग तो आजकल बाइक से आओगे, कार से आओगे, एसी वाले क्लासरूम में पहले लोग पैदल जाते थे 25-25 किलोमीटर पढ़ने, तब जाके वो लोग पढ़े हैं, फिर भी जाके पढ़ के आते थे, भले रात क्यों ना हो जाए, आते थे पढ़ के। सत्तू पराठा की बात, सत्तू खा के रह जाते थे दिन भर, फिर भी पढ़ते थे। और अब देखो जितनी ज़्यादा तुम लोगों को मिल जाता है सुविधा ना, उतनी ही ज़्यादा नौटंकी तुम लोगों का बढ़ जाता है। हाँ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसको मैनेज कर लिया करो। हाँ गर्मी ठंडी ये समझ में आया कि हम रब करके भी चार्ज कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। और जो रब करके चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो क्रिएट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। जो रब करके इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होगा, स्टैटिक चार्ज होगा। अब है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कौन होता है। देखो, ऑब्जेक्ट दैट कैरी अ चार्ज बाय मीन्स ऑफ रबिंग और अदर प्रोसेसेस आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट दैट कैरी अ चार्ज बाय मीन्स ऑफ रबिंग, ये क्या होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये क्या है, तुमने पहना क्या है, कपड़े पहने, कपड़ा पहना तो कपड़ा पे चार्ज आएगा, नहीं आएगा, ये रब होता है ना बार बार। जब हम कुछ भी कर रहे हो तो तभी क्या हो रहा है, रब हो रहा है ना। ऐसे करोगे इससे भी क्या होता है, रब होता है। और ये किसी न किसी मटेरियल से तो बना है। अब जब ये रब होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, अरे भैया सही में है अरे जिसको तुम रब कर रहे हो ना, जिसको तुम रब कर रहे हो उसके बाहरी सेल में क्या है, उसके एटम के बाहरी सेल में क्या, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तब कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ कपड़ा पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आना, और इलेक्ट्रॉन का आना नेगेटिव चार्ज का आना है, ठीक है। आ गई तो ये बात समझ में। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसका हिंदी राइटिंग बढ़िया है, निकलना पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का आना मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आएगा उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उस पे क्या, कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना आया। अब है देखो ये क्या है, एक शीट दिया है, ऑब्जेक्ट रब्ड मटेरियल यूज फॉर रबिंग अट्रैक्ट्स डज नॉट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर चार्ज और नॉट चार्ज। ये तुम्हें करने हैं, तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करने हैं और तुम्हें ये शीट बना के लाने हैं। ये अट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ और चार्ज हुआ या नहीं हुआ। तुम्हें क्या करने, पहले एक रिफिल ले लेना है और एक लेना है तुम्हें क्या, पॉलीथीन या एक वुलन क्लॉथ ले लेना है। दोनों को रब करना है। रब किसको करना है, मटेरियल यूज फॉर रबिंग, इसको तुम्हें रब करना है। इस रिफिल पे इसको नहीं, इस रिफिल को इस पॉलीथीन पे रब करना है और देखना है कि क्या ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया,
ठीक है, अट्रैक्ट किया तो लिखो यस, नहीं अट्रैक्ट किया तो नहीं लिखोगे। अब और तुमको वैसे भी पता चल जाएगा, अगर ये अट्रैक्ट किया तो चार्ज हुआ, नहीं अट्रैक्ट किया तो नहीं हुआ। उसके बाद लेना तुम्हें बैलून। बैलून को पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ या ड्राई हेयर पे रब करना है और देखना है कि ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है। उसके बाद है इरेजर, है इरेजर लो और वूल पे इसको क्या करो, रब करो और देखो कि ये अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है पीस ऑफ पेपर को। उसके बाद स्टील स्पून लेना है, पॉलीथिन पर रब करना है या वुलन क्लॉथ पर रब करना है और ये देखना है कि पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है। ये तुम्हारा कल के लिए होमवर्क है, कल ये तुम सारे एक्सपेरिमेंट करके लाओगे और क्योंकि ये तुम्हारे घर में आराम से मिल जाएगा, ये सब के सब तुम्हारा ही है, रिफिल है, बैलून है, इरेजर है और स्टील स्पून है। पॉलीथीन बैग तुम्हें मिल जाएंगे, वुलन क्लॉथ मिल जाएगा, ड्राई हेयर तुम्हारा अपना ही है। कर लोगे, बना के लाओगे, ये छाप के नहीं आओगे एक दूसरे से, हाँ अपना अपना करके लाओगे। अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि तुमने छापा मारा है तो मैं यहां करवाऊंगा तुमसे, ठीक। आगे है अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप, द इलेक्ट्रोस्कोप is an early scientific instrument used to detect the presence of electric charges on a body. इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के काम आता है। इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इसके नाम में ही क्या है, इलेक्ट्रो है। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब क्या है कि ऐसा डिवाइस जिससे किसी भी बॉडी पर चार्जेज प्रेजेंट है या नहीं है उसके डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए स्टेप क्या है, कैसे कैसे स्टेप है, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये इसका क्या है, यूज है। क्या यूज है? इट इज यूज टू डिटेक्ट द स्टैटिक चार्जेज। जो स्टैटिक चार्जेज है, स्टैटिक चार्जेज बताया था, जब रब करने के बाद चार्ज प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, स्टैटिक चार्जेज होता है, ठीक है। उसके बाद द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप। नेचर का मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये दोनों भी पता चल जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्कोप से। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू डिफरेंट चार्जेस कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप। अब कितने मैग्नीट्यूड का वो चार्ज है ये भी पता चल जाता है, 2 कूलम है, 5 कूलम है, 10 कूलम है, कितने चार्ज आया है उस पर ये पता चल जाता है इलेक्ट्रोस्कोप से। लिख लो इसको, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। वो इस टाइप का कुछ होता है, यहाँ बना हुआ होता है इस तरह से। इसका एक्सपेरिमेंट कल दिखा दूंगा तुम लोगों को, देख लेना। हो गया?
वाह, हो गया। अब क्या है, समरी है, हो गया। होमवर्क में क्या मिला तुमको, एक्सपेरिमेंट करने को। 3-4 एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हें करके लाने हैं, ठीक। कर लोगे तुम लोग होमवर्क? कल मुझे चारों का रिजल्ट चाहिए होमवर्क का, ठीक। चलो, हैं, हाँ हाँ सेंड कर दूंगा, ठीक।